दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि मनीष सेठी नाम के एक शख्स ने एक लड़की को नौकरी पर रखा और उस नौकरी का काम सिर्फ इतना था कि वो मनीष को थप्पड़ मारे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। थप्पड़ डेक मारने की नौकरी। असल में मनीष सेठी एक अमेरिकन ब्लॉगर हैं। उन्होंने नोटिस किया कि काम करते वक्त वो बार बार फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर भटक जाते हैं। उनका कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था और वो अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तंग आकर उन्होंने $1 प्रति घंटे के हिसाब से एक लड़की को हायर किया। उसका काम बस इतना था कि जैसे ही मनीष का ध्यान भटके या वो काम चोरी करे, उसे उन्हें एक जोरदार थप्पड़ रसीद करना था। और हैरानी की बात यह है कि यह अजीबोगरीब तरीका काम कर गया। उनकी प्रोडक्टिविटी 88% से ज्यादा बढ़ गई। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के इस तरीके की तारीफ की। अब सवाल यह उठता है कि क्या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको भी किसी को थप्पड़ी मारने के पैसे देने होंगे? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। आपके दोस्त तो यह शुभ काम फ्री में ही खुशी खुशी कर देंगे। लेकिन मजाक एक तरफ, जाहिर है कि यह हमारे लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यहीं एंट्री होती है डेविड कडावी की, जिन्होंने 10 साल की रिसर्च के बाद 2010 में एक किताब लिखी जिसका नाम है माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट नहीं। कहानी कुछ यूं है कि जब डेविड को यह किताब लिखने का ऑफर मिला तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत हां कर दी, लेकिन शर्त यह थी कि अगर वो 6 महीने में किताब पूरी नहीं कर पाए तो उन्हें मिले हुए सारे पैसे वापस करने होंगे। अब किताब पूरी करने के इरादे से डेविड ने अपने बाकी सारे क्लाइंट्स का काम रोक दिया, अपना शेड्यूल खाली किया और सिर्फ लिखने बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, उन्हें क्रिएटिव ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा। कभी कभी वो पूरा दिन बैठे रहते और एक पन्ना भी नहीं लिख पाते, जबकि कभी कभी सिर्फ 15 मिनट में वो पूरा का पूरा चैप्टर लिख डालते। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जब वो पूरा दिन खाली बैठे हैं तो काम क्यों नहीं हो रहा, और कभी चंद मिनटों में इतना काम कैसे हो जाता है। तब लेखक ने इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर यह क्रिएटिव काम होता क्या है, समय और प्रोडक्टिविटी के बीच क्या कनेक्शन है, क्यों कभी कभी हम फ्लो में होते हैं और कभी बिल्कुल नहीं। उन्होंने अगले 10 सालों तक इसी विषय पर रिसर्च की, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट को गहराई से समझा। मैं आपको उनकी रिसर्च के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू बताता हूं। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है, उन्होंने एक बार फैक्ट्री वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वो कैसे हिलते डुलते हैं, कैसे सामान उठाते हैं। फिर उन्होंने वर्कर्स को मोशन ट्रेनिंग दी, जिससे वो कम मेहनत में लोहे की रॉड्स को यहां से वहां रख सकें। नतीजा यह हुआ कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी 4 गुना बैज गई। फ्रेडरिक ने इंसेंटिव भी शुरू किए, जैसे अगर दिहाड़ी $1 थी तो काम पूरा करने पर $1.8 मिलने लगे। डेडलाइंस तय की गईं, जिससे काम और तेजी से होने लगा। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय घटने लगी। जो वर्कर पहले 10 रॉड उठा रहे थे, वो अब थक कर 5 पर आ गए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हार्वर्ड की एक रिसर्च भी यही साबित करती है कि जब हम हद से ज्यादा बिजी हो जाते हैं और एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी मर जाती है और रिजल्ट्स नेगेटिव आने लगते हैं। इस रिसर्च से एक बात साफ हो गई कि सिर्फ आंख बंद करके काम करते रहने से या जबरदस्ती घंटे बढ़ाने से रिजल्ट्स बेहतर नहीं होंगे। एक पॉइंट के बाद रिजल्ट्स गिरना तय है। तो फिर सही स्ट्रैटेजी क्या है? इसके लिए लेखक कहते हैं कि हमें समय को मैनेज करने के बजाय अपने दिमाग को मैनेज करना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट करना ऐसा ही है जैसे पत्थर से खून निकालने की कोशिश करना। हर काम दिमाग से होता है। इसलिए अगर हम यह समझ लें कि हमारी क्रिएटिविटी कब चरम पर होती है, कब हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, तो हम कम समय में ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्रिएटिविटी के 4 चरणों, स्टेज को समझना होगा। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, तैयारी। यह हमारा सीखने का समय होता है।
अपने विषय पर जितनी हो सके रिसर्च करें। क्या आपको पता है कि स्टीवन कोवी ने अपनी मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखने से पहले 10 साल तक मोटिवेशनल किताबें पढ़ी थीं? और जब वो किताब आई तो उसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। दूसरा स्टेज है इंक्यूबेशन, विश्राम, यानी ब्रेक लेना। सेपियंस किताब के लेखक युवाल नोआ हरारी हर साल 2 महीने का ब्रेक लेते हैं और जंगलों में चले जाते हैं। वहां वो बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ ध्यान और आराम करते हैं। तीसरा स्टेज है इल्यूमिनेशन, प्रकाश। मान लीजिए एक वैज्ञानिक लैब में बहुत दिनों से डाटा एनालाइज कर रहा है, बहुत माथापच्ची कर रहा है, पर हल नहीं मिल रहा। फिर अचानक जब वो कार ड्राइव कर रहा होता है या नहा रहा होता है, जब उसका दिमाग रिलैक्स होता है, तभी उसे अचानक एक आइडिया आता है, यूरेका। इसे ही इल्यूमिनेशन कहते हैं। जब आप दिमाग को किसी हल्के काम में लगाते हैं तो क्रिएटिव आइडिया खुद ब खुद आते हैं। चौथा स्टेज है वेरिफिकेशन, जांच। यहां आप अपने आइडिया या काम को चेक करते हैं। जैसे अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है तो उसे खुद चेक करना या किसी सीनियर से गलतियां पूछना। इन 4 चरणों के साथ साथ आपको 7 मेंटल स्टेट्स, मानसिक अवस्थाओं को भी समझना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा इनमें से किसी एक अवस्था में रहना चाहिए, मेन होते हैं। अगर हम अपनी अवस्था के हिसाब से काम करें तो हम कम समय में पहाड़े जैसा काम भी निपटा सकते हैं। ये 7 मेंटल स्टेट्स कौन सी हैं? 1. प्राथमिकता। यहां आपको तय करना है कि क्या जरूरी है। खुद से पूछें, मुझे क्या करना है? दिशा मिलेगी। मैं इसे कैसे करूं? गति मिलेगी। और मुझे क्या नहीं करना है? 2. एक्सप्लोर, खोजना। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचना और लिखना कि कौन सा काम पहले करना है। 3. रिसर्च, अनुसंधान। जब पता चल गया क्या करना है तो उसके बारे में जानकारी जुटाना। इस वक्त ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस गूगल करना है या चीजें सीखनी है। 4. जनरेट, उत्पन्न करना। रिसर्च के बाद अब एक्शन लेने का समय है। स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो शूट करना या कोडिंग करना। 5. पॉलिश, संवारना। अपने किए हुए काम को निखारना। एक कदम पीछे हटकर देखना कि क्या कोई गलती रह गई है। 6. एडमिनिस्ट्रेट, प्रबंधन। यहां आप खुद को क्रिएटिव काम से अलग करते हैं। फाइलें जमाना, ईमेल का जवाब देना या चीजों को ऑर्गेनाइज करना। 7. रिचार्ज, यानी छुट्टी मनाना, दोस्तों के साथ घूमना या बस आराम करना ताकि दिमाग तरोताजा हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दिन भर में इन 7 में से किसी न किसी स्टेज में होते हैं। आपको बस यह पहचानना है कि अभी आपका दिमाग किस मोड में है। जैसे कभी कभी सुबह मुझे स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं करता, लेकिन रिसर्च करने में मजा आता है। अगर मैं उस वक्त रिसर्च करने के बजाय फाइलें ऑर्गेनाइज करने बैठ जाऊं तो मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। इसलिए अपने काम को अपनी मेंटल स्टेट से मैच करें। जब आप बहुत थके हों तो रिचार्ज करना बेहतर है, न कि जबरदस्ती काम करना। जब बहुत कंफ्यूजन हो तो प्रायोरिटाइज करना बेहतर है। अंत में एक बहुत जरूरी नियम याद रखें। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन एरली ने एक प्रयोग किया। उन्होंने छात्रों को एक असाइनमेंट दिया और उसे पूरा करने के लिए 50 घंटे दे। हैरानी की बात यह थी कि इतना सारा वक्त मिलने के बाद भी कई छात्र उसे पूरा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने थोड़ा बदलाव किया। इस बार छात्रों को वही असाइनमेंट दिया गया, लेकिन समय सिर्फ 20 घंटे दिया गया और कहा गया कि अगर समय पर नहीं हुआ तो वे फेल हो जाएंगे। नतीजा चौंकाने वाला था। इस बार न सिर्फ सबने काम पूरा किया, बल्कि उनकी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन भी पहले से बेहतर थी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को नुकसान से डर लगता है, लॉस अवर्जन। और दूसरी वजह है पार्किंसंस लॉ। यह नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे पूरा करने के लिए देते हैं। अगर आप वीडियो बनाने के लिए 1 महीना देंगे तो 1 महीना लगेगा। अगर 1 हफ्ता देंगे तो 1 हफ्ते में भी बन जाएगा। तो दोस्तों, सार यही है कि टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागने के बजाय अपने माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। अपनी मेंटल स्टेट को पहचानें और उसके अनुसार काम करें। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरीज फ्री में सुनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो द बुक मेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मैंने टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट पर अलग अलग लेखकों के नजरिए से कई और दिलचस्प वीडियो बनाए हैं। उनकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। उसमें मैंने गेटिंग थिंग्स डन जैसी शानदार किताबों को भी कवर किया है, तो उसे चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।